मेरी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। वे घर से बाहर ही रहते थे, कभी कभार घर आ जाते थे। मेरी शादी को अभी 5 महीने ही गुजरे थे। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक छोटा भाई था, जो अभी 19 साल का हो गया था। इसीलिए मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और लाड किया करती थी, और वो कुछ भी करता उसको कभी भी रोक टोक नहीं करती थी। मेरे ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम थी। इसीलिए वे दूसरे शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हो गए थे। मेरे ससुराल के हालात बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और हर महीने किराए की टेंशन हम लोगों को रहती थी। मेरा देवर सारा सारा दिन घर से बाहर भी नहीं जाता था और मेरी सास उसे कुछ भी नहीं कहती थी। मैं, माँ जी और मेरा देवर हम तीनों ही साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर आज पता नहीं क्यों मेरा देवर बार बार अपना मोबाइल पे टाइम देखे जा रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, जैसे कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो। रात के 9 बजते ही उसने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा, तो मेरी सास ने उसे आवाज देकर रोक लिया और पूछने लगी, आशीष बेटा, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया है और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो वह कहने लगा, माँ, मुझे मरीज देखने के लिए जाना है अपने कमरे में। रात के 9 बज चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया था। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखकर पूछा, यह आशीष क्या कह रहा था? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी समझ से बाहर है सब कुछ जो भी उसने कहा है। मैंने भी कहा, माँ जी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मेरी सास अपना खाना फिनिश करने के बाद देवर के कमरे के पास गई तो देखा कि उसने अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है। मेरी सास ने मुझे कहा कि गेट में तुमने ताला तो लगा लिया है ना, या फिर नहीं? तो मैंने कहा हाँ, और मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी। इसीलिए हम घर के दरवाजे को हमेशा अंदर से बंद रखते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। और फिर से दूसरे दिन यही हुआ था कि आज भी ताला लगाकर मैं घर में आ गई थी और आशीष वही कह रहा था कि मैं मरीज देखने के लिए जा रहा हूँ। हमें यह बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि आशीष में कोई गलत बात नहीं थी, मगर हमने आशीष की बातों को सीरियसली लिया था। और क्योंकि मैं, मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे, मुझे अपने अकेले कमरे में भी डर लगता था। इसीलिए मैं अपनी सास को अपने साथ ही सुला लिया करती थी। मेरा देवर अपने कमरे में ही रहता था। मेरी सास शुगर की पेशेंट है, उनकी दवाई देवर के कमरे में ही रखी हुई थी। मैं वही लेने के लिए अपने देवर के कमरे की तरफ चली गई थी, लेकिन मेरे देवर को मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी, मगर उसने कमरा नहीं खोला था और ना ही उसकी कोई भी अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो मैं चली गई और अपनी सास से जाकर उसकी शिकायत करने लगी थी। तो मेरी सास कहने लगी कि चलो, आज मैं बिना दवाई के ही सो जाती हूँ। मैं सुबह उसकी खबर लूँगी कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने देवर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं खामोशी से अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे सास अपने बेटे की हर बात को इग्नोर किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ाया हुआ था। बस मुझे हमेशा इसी बात पर गुस्सा आता रहता था। मेरी सास सुबह 6 बजे ही पूजा करने के लिए चली जाती थी कमरे से। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की, फिर मैंने चाय बनाई और अपने सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरा देवर भी अपने कमरे से निकल कर आया तो उसको देखते ही मेरी सास के मत्थे पर गुस्सा आने लगा था और वो कहने लगी कि तुम रात में इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे, और तुम्हारी भाभी जब तुम्हारे कमरे में मेरी शुगर की दवा लेने गई थी तो तुमने कमरा क्यों नहीं खोला था? तभी मेरे देवर ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और काफी सारे नोट निकालकर मेरी सास के हाथ में थमा दिए थे। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी आशीष का चेहरा देखने लगती। फिर वो बोली कि आशीष, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? वो कहने लगा, मैं मरीज का चेकअप करने के लिए गया था ना माँ। रात भर मेरी ड्यूटी वहीं पर ही रही थी और फिर यह पैसे मुझे वहीं से मिले हैं जो मैं घर लेकर आया हूँ। मेरी सास आशीष का मुंह देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी कि आशीष, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे घर के मरीज कहाँ से आ जाते हैं? मेरे देवर को गुस्सा आ गया था और वह कहने लगा, आपको क्या लगता है भाभी, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो बस कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा।
मैंने ये पैसे अपने फिजूल खर्चे में उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि घर की परेशानियां दूर करने के लिए ही दे रहा हूँ। इतना ही काफ़ी नहीं है क्या आप लोगों के लिए, या और भी कुछ बताऊँ? मेरा देवर जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं जान ही रही थी कि वे मेरी सास को सारी बातें सुनाने के लिए बोल रहा है और अपनी माँ पर ही ये सारी बातें डाल रहा था। तभी मेरी सास ने पैसे अपने हाथ में ले लिए और उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। फिर नाश्ता करने के लिए ही हम दोनों बैठ गए थे और आशीष कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। आशीष के जाने के बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अंजू, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें अपने देवर पे कड़ी नज़र रखनी है। वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं, ये सारी जानकारी तुम्हें मुझे लाकर देनी है। तुम्हारा देवर ये पैसे कहाँ से लाया है? मैंने सास से वादा कर लिया था कि मैं ऐसा ही करूँगी। दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। दूसरे दिन मैंने अपनी दोस्त को घर बुलाया और अपने देवर के बारे में उसे सारी बातें बताई। तो रोज़ वो मरीज़ देखने के लिए जाता है। तो मीनाक्षी मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी और वह समझ गई थी कि मेरा देवर हॉस्पिटल चेकअप करने जाता होगा। वह कहने लगी, लेकिन यह तो बहुत अच्छी बात है कि वह मरीज को चेकअप करने जाता है, लेकिन तुम इतना एतराज के तौर पर क्यों बता रही हो? मैंने कहा कि वह अपने कमरे में जाने के बाद ही मरीज को चेक करता है। शायद कोई मरीज है जो उसके कमरे में बैठा होता होगा। तो वह कहने लगी, मुझे लगा कि वह कोई काम नहीं करता है, लेकिन जिस काम के बारे में तुम बता रही हो यह तो अच्छा है। तुम्हारी सास को पैसे भी ज़्यादा लाकर देता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इतनी ही देर में मेरी सास वहाँ पर आ गई थी। इससे पहले मैं मीनाक्षी से कुछ और कह पाती, हमारी बात अधूरी ही रह गई थी। उसके बाद पिछले 2 से 3 दिन तक मेरी मीनाक्षी के साथ कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर एक हफ्ते बाद मीनाक्षी हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई थी और वह मुझसे कहने लगी, अंजू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा देवर मरीज का चेकअप करने जाता है। तुमने तो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। मुझे तुमसे उस झूठ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा कि मीनाक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो अपनी बात कही जा रही थी, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे क्या हो गया था? मैंने जब उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश की तो वह मुझसे कहने लगी कि बस ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वह मेरे घर के दरवाजे से ही लौट गई थी। आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और उसने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। तो मेरा तो दिल टूट ही गया था, क्योंकि मुझे मीनाक्षी के रूप में एक अच्छे फ्रेंड का साथ मिला था और मेरा टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घर के अंदर वापस लौट गई थी और अपने कमरे में जाकर सोने लगी थी। फिर मैं रात को अपने देवर को खाना खाने के लिए बुलाने गई थी तो देखा कि मेरा देवर अपनी खिड़की का ताला खोल रहा था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। मगर मेरे समझ नहीं आया था कि इसकी चाबी मेरे देवर के पास क्या कर रही है, वो भी इतनी रात में। वो ऐसे खिड़की से कहाँ जा रहा है? मैंने चुपके से देखा कि आशीष बहुत ही सावधानी से वह खिड़की खोला और उस पर चढ़कर खिड़की से बाहर को कूद गया था। मगर फिर मैंने भी आशीष का पीछा करने के बारे में सोचा। आशीष तेज तेज कदमों के साथ चला जा रहा था। मैं भी उसका पीछा करती रही और वो बस में जाकर बैठ चुका था। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा रोक लिया था और अपने देवर का पीछा करने लग गई थी। इसी तरह से रास्ता भी पूरा हो गया था और आशीष एक बड़े से बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया था और फिर रिक्शे वाले को पैसे देकर वो भेज चुका था। आशीष तो बंगले के अंदर जा चुका था, लेकिन मुझे चौकीदार ने आगे बढ़ने से रोक लिया था। वो कहने लगा कि आप अंदर नहीं जा सकती। तो मैंने उससे कहा कि मैं आशीष की भाभी हूँ, मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पर आया है। तब जाकर वो कहीं मुझे चौकीदार ने जाने दिया था। मैं उस बड़े से बंगले के अंदर चली गई थी। आशीष एक कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि मैं अभी उसका पीछा ही कर रही थी और उसे काफी दूरी से देख रही थी। वो वहाँ एक नर्स से पूछ रहा था कि राधा की तबीयत अब कैसी है। तो वो नर्स इनकार करते हुए गर्दन हिला देती है और फिर कहती है, उनकी किसी भी टाइम पे जान जा सकती है, डॉक्टर ने यह बात बताई है। तो वो एक और कमरे में चला गया था। मैं भी उसका पीछा करते हुए चली गई। मैं उस कमरे से बाहर खड़ी हुई थी जिसमें मेरा देवर था और फिर कमरे में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो मुझे तो उल्टी होने लगी थी, लेकिन मैंने खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। तभी अचानक आशीष की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया
और वह मुझसे कहने लगा, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप यहाँ पे किस तरीके से आ गई? चलो यहाँ से। मैं कहने लगी, आशीष तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे बताओ, यह किसका घर है? मुझे भी बताओ। 10वीं फेल लड़के तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। आशीष मेरे हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे के अंदर ले गया था। अंदर से कमरे में एक औरत लेटी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर थी। आशीष ने बताया कि भाभी ये राधा है और यह मेरी पत्नी है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था। ये डॉक्टर के यहाँ से अपना इलाज करवा कर आ रही थी। इनकी पूरी बॉडी पर एलर्जी है जिसकी वजह से लोग इनसे दूरी रखते हैं। कोई इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में ये बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं इनकी एलर्जी हमें न लग जाए। इसी वजह से राधा के पति ने भी उसे तलाक दे दी थी। राधा के पास तो पहले से ही अपने पिता की बहुत सारी जायदाद है। इनके पास कोई औलाद भी नहीं है। यह बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी। एक दिन यह सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी अचानक ये गिर गई थी। लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एलर्जी फैली हुई थी। मुझे यह बात पहले नहीं पता थी और मैं राधा की मदद करने की कोशिश करने लगा था। मेरी मदद राधा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। फिर राधा ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मैं जब एक दिन उनके घर पर आया था यहाँ पे नौकरी के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एलर्जी है और मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है, जिसकी वजह से लोग मेरे करीब आने से डरते हैं और कोई भी मेरे करीब नहीं आता कि कहीं उनको यह बीमारी ना लग जाए। और वो मुझे अपनी कहानी बता रही थी। बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुंह से दूर हो गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ रहे, जो मेरी जिंदगी के दिन रह गए हैं मेरे साथ वो बिता सके। मेरे पास बहुत दौलत है लेकिन इस टाइम यह दौलत भी किसी काम की नहीं आ रही। तभी उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के टाइम पर आकर मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करोगे। दिन तो मैं किसी भी तरह से गुजार लेती हूँ लेकिन रात में नहीं गुजार पाती हूँ। मुझे इस समय ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरा सहारा बने और मेरा दिल खुश कर सके। रात बहुत भारी हो जाती है। मैं उसकी बात को मान गया था, इसीलिए मैंने राधा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। आज घर के हालात की वजह से ही भाई हमसे दूर रहकर पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं यह काम कर लूँगा तो हमारे घर के हाल भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। इसी तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और राधा का भी काम हो जाएगा, उसे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मैं मान गया था और मैंने राधा से शादी कर ली थी। दोपहर के टाइम पर यह नर्स राधा का ख्याल रखती है और रात के टाइम पर मैं यहाँ पर आ जाया करता था। राधा ने शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था, तो घर जाते टाइम पर मैं एटीएम से पैसे निकाल के माँ को घर के खर्च के लिए दे दिया करता था और इसी तरीके से मैं पैसे दे सकूं, यही मैं सोचकर यही सब काम कर रहा था। मैं आशीष की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब यह था कि आशीष ने 19 साल के होते हुए बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने आशीष से पूछा, क्या यह बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई है? तो वे हंसकर कहने लगा, भाभी अगर लग भी जाएगी तो क्या होगा, मैं मर ही तो जाऊंगा, मगर आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की ज़िंदगी को आसान करके ही तो मैं मरूंगा। आशीष कहने लगा, अच्छा भाभी अब मुझे राधा के पास जाने दो। जब वह अपनी पत्नी के कमरे में उसे मिलने के लिए चला गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, मगर सुबह होते ही मेरे देवर ने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम भी करवा दिया था। लेकिन अपने वादे के मुताबिक राधा ने भी अपनी सारी जायदाद मेरे देवर के नाम पर कर दी थी। मैंने घर आकर यह सारी बातें अपनी सास को बता दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने आशीष की बहुत फिक्र हो रही थी। अब हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। मेरे पति भी अब बाहर से वापस आ गए थे, हमारे पास ही लौट आए थे और साथ में ही रहते थे। हम अपने घर में अब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसी तरीके से हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा बदल गए थे और फिर हमने आशीष की एक हॉस्पिटल में जाकर दवा करवाई, वो भी ठीक हो गया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ
आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करें। थैंक यू।